नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित जो मॉक टेस्ट हम लोग संचालित कर रहे हैं, उसमें आज ये चौथा भाग है, जिसमें आज हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। अगर आप नए हैं, आपने इससे पहले के मॉक टेस्ट को अभी तक नहीं सॉल्व किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी मॉक टेस्ट को रिवाइज कर सकते हैं जो इससे पहले अभी तक कराए जा चुके हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सीरियस तरीके से यानी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रदान की जाती है। तो दो कैटेगरीज हैं। कंबाइंड कोर्स में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ पूरी तैयारी कराई जाती है, और दूसरी कैटेगरी केवल प्रीलिम्स की है, जिसमें आप केवल प्रीलिम्स के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का अर्थ है कि ए से जेड तक आपको सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा। बिल्कुल आपकी न्यू के स्तर से मेहनत शुरू की जाएगी। तो इसके लिए आप जो है संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर भेज दीजिए, और आपको सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेगमेंट। पहला प्रश्न लेते हैं। विलोम की दृष्टि से इसमें से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा युग्म है आपको पता लगाना है। तो इसमें से आप देख लीजिए, एक एक करके चेक करिए तो आप समझ जाएंगे। सकाम का निष्काम बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। भौतिक का आध्यात्मिक भी सही दिया हुआ है। तो गलत कौन सा हो गया है? विनत का निरत नहीं होता है। विनत का क्या होता है? विनत का उद्दंड, उद्दत या उद्दंड होता है। बाकी सभी जो है युग्म सुमेलित थे। अगला प्रश्न, इसमें भी सेम विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है और उसका आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो एक एक करके देखते हैं। स्थावर का जंगम क्या होता है? सही होता है बिल्कुल। उसके बाद अनंत का अंत, ये भी ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल भी ठीक है। प्रदान का उपादान नहीं होता है, ये वाला जो है गलत है। तो प्रदान का क्या होता है? आदान प्रदान आप लोग बोलते ही हैं, युग्म में बोला जाता है इसको। आदान का विलोम प्रदान होता है। और अनंत का भी विलोम शब्द आपको पता होना चाहिए। अनंत का एक तो आपने अंत देख लिया, उसके अलावा शांत या ससीम, ये भी जो है उसका विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न, तुच्छ शब्द का विलोम क्या होगा? तुच्छ का 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, कायर, साहसी, महान या क्षुद्र। तो इनमें से तुच्छ का विलोम क्या होना चाहिए? इसमें से तुच्छ का विलोम होना चाहिए महान। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है? क्षुद्र का महान हो सकता है, विराट हो सकता है या विशाल हो सकता है। तीनों ही जो है इसके विलोम शब्द हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वागत का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। स्वागत का विलोम पुरस्कार, आगत, दंड या तिरस्कार में से आपको चुनना है। तो स्वागत का सबसे सटीक विलोम शब्द इसमें से कौन सा होगा? तिरस्कार। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा दंड के विलोम शब्दों की बात करें तो दंड का जो है क्षमा होगा और पुरस्कार भी होगा। आगत का अनागत, विगत या गत, तीनों में से कोई भी विलोम हो सकता है, जैसा आपका ऑप्शन दिया हो। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान करनी, यानी 3 युग्म इसमें से गलत हैं, अशुद्ध हैं, एक ही युग्म सही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अनाहूत का प्रस्थान गलत नहीं होता है। पोषक का चूषण, ये भी गलत है। शोषक का पोषण, ये भी गलत है। सही वाला कौन सा है? कृश का पुष्ट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो बाकी शब्दों के बारे में भी जान लीजिए। अनाहूत का विलोम क्या होता है? आहूत होता है। पोषक का विलोम यानी जो पोषण करने वाला हो उसका विलोम क्या हो जाएगा? शोषण, जो शोषक करने वाला होता है। आगमन का विलोम प्रस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। हमको एक वाक्य इसमें से शुद्ध है जिसकी हमको पहचान करनी है।
तो चारों वाक्यों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, वाक्य की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से, तब आप जो है इसमें से सही जो है चुन पाएंगे। तो सीधे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें से सही कौन सा है, फिर गलत के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये तो बिल्कुल शुद्ध हो गया, इसमें ना वाक्य की कोई वाक्यगत कमी है, ना कोई वर्तनीगत अशुद्ध हुई है। बाकी शुद्ध वाक्यों का कैसे हम करेंगे, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो जब स्पष्टीकरण शब्द लिखा है, करण का मतलब ही होता है करना, तो इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। फिर अगला वाक्य है, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। अब यहाँ पर जो है उसने मुक्त हस्त से की जगह मुक्त हस्त धन लुटाया, से की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन होता है, इसलिए अनेकों कोई शब्द नहीं होता है। तो सही क्या हो जाएगा, वह अनेक मामलों में गवाह था। ये सभी के शुद्ध रूप दिए हुए हैं जो आप जो है पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको देखना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ध्यान से पढ़ के शुद्ध वाक्य का चयन कर लें, उसके बाद अशुद्ध वाक्यों का जो है हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, डी तो हमारा शुद्ध हो गया। बाकी में क्या गलतियां हैं, पहला वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, तो दोषों से विहीन नहीं होता, दोषों से मुक्त होता है। दोष मुक्त शब्द जो है ज़्यादा उपयोग होता है, से लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, हम चाहें तो दोष मुक्त सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी शंका समाप्त हो गई है, तो शंका के साथ समाप्त की जगह शंका का समाधान प्रयोग किया जाता है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो उसका होश उड़ नहीं गया, उसके होश उड़ गए। तो तीनों को शुद्ध रूप में ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है इनके करेक्ट फॉर्मेट लिखे गए हुए हैं। अगला प्रश्न, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति ब्लैंक स्पेस पाई जाती है, तो इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं और इसमें से जो सबसे उपयुक्त है वो शब्द आपको यहाँ पर जो है इसकी पूर्ति के लिए लगाना है। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है, यानी वो उसमें निर्लिप्त होते हैं, उनमें उसके प्रति कोई जो है आकांक्षा अभिलाषा नहीं होती है। तो भाव के अनुसार निर्लिप्तता शब्द जो है सबसे उपयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सभी की मतलब 3 की वर्तनी शुद्ध है, 1 की वर्तनी अशुद्ध है, वही आपको पता लगाना है कौन सा इसमें से अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, भास्कर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है भास्कर कैसे लिखा जाता है, भास्कर में इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पर सा की गलती थी इसलिए ये गलत था। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा इसमें से है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। पौराणिक तो गलत लिखा है, नौकरी भी गलत लिखा है, अंताक्षरी भी गलत लिखा है, सही क्या लिखा है, उन्नयन लिखा है। अब ये जो गलत लिखे हैं उनकी क्या शुद्ध वर्तनी होगी। पौराणिक कैसे लिखते हैं, इस तरह से, नौकरी, अंत्याक्षरी, तो ये सभी शब्द ध्यान रखिएगा, इस तरह से बार बार रिपीट होते हैं। 100 में 100, इसके लिए एक शब्द क्या है, यानी इसको एक वाक्यांश है ये। 100 में 100 के लिए एक शब्द क्या होता है, तो 100 में 100 के लिए एक शब्द होता है 100%। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। और शताब्दी किसको कहते हैं हम, जो है 100 वर्षों का समूह या 100 वर्ष की अवधि या 100 वर्ष का समय जो है क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। अगला प्रश्न, असुमेलित युग्म की पहचान करना है। ये सारे क्या हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो जो कुछ नहीं जानता है वो क्या होता है, अज्ञ, अज्ञ से ही शब्द बनता है अज्ञानी। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, जो बेकार में धन व्यय करता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है वो मंथर होता है। ये तीनों ही ठीक हैं, तो गलत कौन सा हो गया, जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु, ना कि अजन्मा। तो इसका
सही उत्तर क्या होना चाहिए? अजात शत्रु। अगला प्रश्न, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है तो उस काल को हम क्या कहते हैं? अकाल, दुर्दिन, दुर्भिक्ष या दुधुर्षु। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं दुर्भिक्ष। सी ऑप्शन सही हो गया। यानी इतना भीषण अकाल कि कोई किसी को भिक्षा देने की भी स्थिति में नहीं रहता है, तो उसके लिए दुर्भिक्ष शब्द हो गया। अब दुधर्ष शब्द दिया हुआ है, बाकी सब तो आप जानते हैं, अकाल के बारे में जानते हैं, दुर्दिन के बारे में जानते हैं। दुर्दिन मतलब खराब दिन या कठिन जो है परेशानी भरे दिन। तो दुधर्ष जो होता है ये जिसे वश में करना कठिन हो, एक इसका ये भी अर्थ होता है। जिसे परास्त करना या हराना कठिन हो, या प्रबल, प्रचंड, उग्र, या जिसे दबाया ना जा सके, ये सभी जो है इसके लिए प्रयुक्त होने वाले जो है मीनिंग्स हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में जो गलत विकल्प दिया हो उसका हमको चयन करना है। यानी 3 इसमें से सही हैं, एक गलत है, तो गलत वाला हमको ढूंढना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, वो मृत्युंजय होता है, ये भी ठीक है। 2 भाषाएं बोलने वाला, द्विभाषी, बिल्कुल ठीक है। तो डी ऑप्शन गलत है। क्या? किसी छोटे से काम में त्रुटि ढूंढना, उसको आलोचक नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषण कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो छिद्रान्वेषण करता है या छोटी छोटी बातों में कमी ढूंढता है, उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। बाकी आलोचक के लिए क्या आ जाएगा? गुण दोष की विवेचना करने वाला या गुण दोष ढूंढने वाला, ये जो है आलोचक कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द, एक वाक्यांश दिया है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसके लिए सही प्रतीत होता है? त्याज्य, अक्षम्य, अभयुक्त या अत्याज्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अत्याज्य, यानी जिसको त्यागा नहीं जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। त्याज्य क्या होगा? छोड़ने योग्य, जिसको छोड़ा जा सकता। अक्षम्य, जिसको क्षमा ना किया जा सके, यानी क्षमा ना करने योग्य। और अभियुक्त, जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा में आरोप लगाया जाता है, यानी जिसको आरोपी बनाया जाता है, उसको अभियुक्त कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? अब इसमें से तत्सम शब्द देखना है। बच्चा, पुष्प, बारात, मोती, इनमें से तत्सम कौन सा हो जाएगा? पुष्प। बी ऑप्शन सही है, पुष्प जो है तत्सम है। बाकी शब्द देखते हैं। बच्चा क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम वत्स हो जाएगा। बारात का तत्सम वरयात्रा हो जाएगा। मोती का तत्सम मौक्तिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा इनमें से तद्भव है? इन चारों में से एक शब्द तद्भव है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। मधुक, उषाश, गोत्र या उपालंब। तो इसमें से तद्भव कौन सा हो जाएगा? उषाश हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। उषास का तत्सम क्या हो जाएगा? उच्छ्वास हो जाएगा, यानी कि सांस लेने और निकालने की क्रिया। बाकी शब्दों पे विचार कर लें। मधुक का तद्भव क्या होता है? महुआ होता है। गोत्र का तद्भव गोत होता है। उपालंब का जो है उलाहना होता है तद्भव। अगला प्रश्न, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? अभ्यंतर का जो है तद्भव शब्द इसमें से हमको बताना है, तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से? अभ्यंतर का तद्भव हो जाएगा भीतर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो शब्द दिए हैं, गहरा, गहरे का तत्सम क्या हो जाएगा? गंभीर। बाहर या बाह्य का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? बहिर। अंदर का जो है अंतःपुर। अगला प्रश्न, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है? तो एक तरह से आपको श्रृंगार की सही वर्तनी भी पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि इसका श्रृंगार होता है तत्सम शब्द। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, श्रृंगार जो है करेक्टली इस तरह से लिखा जाएगा, यही इसका तत्सम होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग की पहचान करनी है। तो तद्भव तत्सम इसमें से कौन सा है ये आपको देखना है। आज का अर्ची नहीं है, आज का अद्य गलत है, सांचा का संचक गलत है, केवल एक ही सही है। घर का जो है तत्सम होता है गृह।
बाकी पर विचार कर लें। आज का क्या हो जाएगा, अद्य हो जाएगा तत्सम। आँच का अर्ची हो जाएगा। सांचा, सांचा का सच्चक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब विशेषण इसमें से छांटना है। 3 विशेष्य दिए हुए हैं, एक विशेषण है इसमें से, वो कौन सा हो जाएगा, आणविक। आणविक कैसे बना है, आणविक अणु से बना हुआ विशेषण शब्द है। बाकी सभी क्या है, ये विशेष्य हैं। अब देखते हैं इनसे क्या क्या बनता है। अरण्य, अरण्य से क्या बनता है, आरण्यक बनता है। अतिरंजन से बनता है अतिरंजित। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य है, ये आपको बताना है। चारों को ध्यान से देखिए, इसमें विशेष्य कौन सा है, अलंकृत, अधिकार, ऐच्छिक या अपराधी। तो इसमें से विशेष कौन सा हो जाएगा, अधिकार। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अधिकारी या अधिकारिक, दोनों ही हो सकता है, जैसा भी आपका ऑप्शन दिया हो, अधिकारी या अधिकारिक, ये विशेषण बन जाएगा। अब अलंकार से क्या बनेगा, अलंकृत या अलंकारिक, दोनों बन सकता है। अपराध से विशेषण बनेगा अपराधी। इच्छा से ऐच्छिक या इष्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचों आदमी, इस जो है वाक्य में पांचों क्या है, यानी पांचों किस प्रकार का विशेषण है, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक या गणनावाचक। तो पांचों आदमी में क्या है, 5 क्या बता रहा है, एक जो है समुदाय का बोध करा रहा है, तो ये कैसा है, समुदायवाचक विशेषण है। तो जिन विशेषणों में किसी सामूहिक संख्या का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। पांचों आदमी में पांचों समुदायवाचक विशेषण का बोध कराता है। अगला प्रश्न, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अब विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इनमें से कौन सा एक शब्द, कौन सा विशेषण है, विशेषण की तरह कौन सा प्रयुक्त हुआ, पहले तो हमको पता होना चाहिए विशेषण इनमें से क्या है, और फिर वो किस कोटि का है ये पता होना चाहिए। तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है शब्द, विद्वान। तो विद्वान किस प्रकार का जो है विशेषण है ये आपको पता होना चाहिए। विद्वान जो है गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये क्वालिटी यानी गुण को इंगित कर रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये तो सीधे सीधे परिभाषा हो गई किस चीज़ की, विशेषण की। तो इसको ध्यान रखिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। अगला प्रश्न, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। पैर का पाद हो सकता है, सही है। रुधिर यानी रक्त का लहू बिल्कुल ठीक है। आँख का अच्छी भी सही है। बादल का तोयद ही नहीं होगा। तो तोयद या पयोद ये जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ना कि बादल का। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं, अब्र, धर, मेघ, जलद, जलधर, वारिधर और बलाधर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द प्राची का पर्यायवाची है। प्राची का पर्यायवाची शब्द इनमें से हमको बताना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्राची का अर्थ भी पता होना चाहिए। तो प्राची का जो है अर्थ क्या होता है, पूर्व या पूर्व दिशा वाला जो है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और ये जो है इसका सी ऑप्शन पूर्व ही सही होगा। अगला प्रश्न, कमल का पर्याय इसमें से कौन सा है। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है तामरस, सोमरस, जलद या अम्बु में से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तामरस हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कमल के बाकी पर्यायवाची शब्दों पर विचार करें हम, पद्म, अरविंद, राजीव, शतदल, अम्बुज, सरसिज, पुष्कर, नलिन, नीरज, पंकज, सरोज, जलज, कंज और पुंडरीक। बादल के पर्यायवाची से भी एक शब्द आया है जलद।
तो इसीलिए बादल के पर्यायवाची फिर से देखते हैं। पयोद, वारिद, जलद, नीरद, तोयद, अम्बुधर, मेघ, पयोधर, जलधर, आब्द, बलाहक, कंद, अभ्र, घन, पर्जन्य, वारिवाह, ताड़ित्वान, सारंग, जीयूत और घुख। इसके बाद जो है एक शब्द आपका अम्बु भी पूछा गया है। तो अम्बु किसका होता है? जल का या पानी का। तो नीर, सलिल, उदक, अम्बु, तोय, पानी, जीवन, वारिपय, मेघ, पुष्प, वन, जीवम, पुष्कर, सारंग, रस, पात, क्षीर, धनरस, वसु, अम्ब, संबर, अमृत, पानीय, अप। अगला प्रश्न देखेंगे। अश्व का पर्यायवाची इनमें से आपको बताना है। तो अश्व का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? तुरंग, भृंग, कुरंग या मतंग में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। अश्व का पर्यायवाची होगा तुरंग। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तुरंग जो है अश्व का पर्यायवाची है। अश्व के अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे है, घोड़ा, तुरंग, हरि, घोटक, बाज, सैंधव आदि। कुरंग शब्द जो है ये एक अनेकार्थी शब्द, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो कुछ अर्थ इसके याद रख लीजिएगा। हिरण के लिए भी कुरंग का प्रयोग होता है, नीला रंग के लिए भी और बदरंग के लिए भी। हाथी के भी पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। और जो मतंग शब्द आपके प्रश्न में आया है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। तो गज, हस्ती, द्वीप, वारण, वसुंधर, करी, कुंजर, दंती, कुंभी, वितुंडा, मतंग, नाग, द्विधर, सिंधुर, गयंद, कलभ, शारंग, मतगंज, मातंग, हरि, वज्रदंती, सुंडाल, ये सभी इसके जो है पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला प्रश्न, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो अगर आप थोड़ा सा पिछले प्रश्न पर अपना ध्यान ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप तुरंत उत्तर तक पहुंच जाएंगे। डी ऑप्शन, अभी हमने तुरंग की चर्चा की थी। तुरंग जो है बंदर का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी हरि, शाखा, मृग, कीस ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़े का, बंदर का नहीं है। अच्छा, कुछ पुस्तकों में कपीस शब्द दिया होता है जो बंदर का पर्यायवाची के रूप में दिया होता है, वो गलत है। क्योंकि अगर इस तरह का प्रश्न आया तो निश्चित रूप से विवादित हो सकता। कपीस का मतलब होता है कपि धन ईस, यानी जो बंदरों के, बंदर भी नहीं कपियों के राजा हैं। कपि जो है एक अलग कैटेगरी होती है। तो ये हनुमान जी का पर्यायवाची माना जाता है। बाकी हरि का भी जिक्र आया है आपके इस प्रश्न में। तो हरि एक अनेकार्थी शब्द है। हरि के बहुत सारे जो है समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, वानर, मेढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल, हंस, ये सभी हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हमने 30 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया। मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।